तो अभी तक हम लोगों ने स्टोन एज और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। तो एक बार एक क्विक रिकैप लेते हैं। दरअसल हमने हिस्ट्री की शुरुआत की थी। हम लोगों ने जो हिस्ट्री के सिलेबस की शुरुआत की थी उसमें हम लोगों ने बेसिक हिस्ट्री क्या होती है वो जाना था। हिस्ट्री में प्री हिस्ट्री पीरियड वो होते हैं जब लिखावट नहीं थी, जब स्क्रिप्ट नहीं हुआ करती थी। प्रोटो हिस्ट्री समय वो था जब लिखावट तो थी, स्क्रिप्ट तो थी, लिपि तो थी, लेकिन उसको हम डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं, लिखा क्या गया ये नहीं पता चल पा रहा। और इतिहास हिस्ट्री वो समय है जब हमारे पास लिखित में एविडेंसेस भी हैं, स्क्रिप्ट भी है और वो डिसाइफर्ड भी है, मतलब कि क्या लिखा है ये भी पता चलता है। तो इस हिसाब से हमने इतिहास को बांटा था। फिर कल्चर और सिविलाइजेशन देखा था कि कैसे एक व्यक्ति एक सोसाइटी का पार्ट होते हुए उसके अंदर मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर वो ट्रांसमिट करता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, बीइंग अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। और कैसे ये इसका मटेरियल कल्चर इवॉल्व होते होते सिविलाइजेशन में बदल जाता है, और क्यों इंडस वैली को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं और वैदिक को वैदिक कल्चर कहा जाता है, वैदिक पीरियड को। तो ये सारी बातें होते होते हम लोग स्टोन एज पर आ गए थे, जहाँ पैलियोलिथिक पीरियड की बात हो रही थी कि सोन वैली, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाली वैली, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला क्षेत्र, और आपका बोरी वैली, महाराष्ट्र का एरिया, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं पैलियोलिथिक एज की, जब जो बड़े पत्थर इस्तेमाल किए जा रहे थे, जो एबोरिजिनल्स थे, जो आदि मानव थे, उनके द्वारा ट्राइबल सोसाइटी हुआ करती थी। फिर पैलियोलिथिक के बाद मीज़ोलिथिक पीरियड आता है, मध्य पाषाण काल आता है, पूरा पाषाण के बाद, जब ये हथियारों का आकार, या आप कह सकते हैं पत्थरों का आकार, जो पत्थर का हथियार के रूप में यूज हो रहा है उसका आकार और छोटा होने लगा, वो माइक्रोलिथ होने लगे। और आपने देखा कि कैसे बगोर, भीमबेटका और आपने बगोर, भीमबेटका, आदमगढ़, ये सारी साइट्स पर देखा कि कैसे मध्य प्रदेश में आदमगढ़, राजस्थान में बगोर और मध्य प्रदेश में भीमबेटका वाली साइट्स, जब एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो चुका है। और एनिमल डोमेस्टिकेशन के बाद एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है न्यूलिथिक पीरियड में, नवपाषाण काल में। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। और चाहे वो चिरांद साइट हो, चाहे मेहरगढ़ साइट हो, चाहे बेलन वैली हो, गुफक्राल हो, बुर्जहोम हो, ये सारी इंपॉर्टेंट साइट्स देखें। उसके बाद चालकोलिथिक पीरियड हम लोगों ने देखा, जब जिसको आप कह रहे हैं ताम्र पाषाण काल, जिसमें कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है पहले मेटल के रूप में, और इसी कॉपर में टिन मिल जाता है तो ब्रॉन्ज बन जाता है, और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन में हम लोग पहुँच जाते हैं। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के बारे में इसके हमने देखा था कि इसका उदय कैसे हुआ है, इवॉल्व कैसे हुआ है, डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो दो थ्योरीज़ हैं कि मेसोपोटामियन लोगों से ही ये सिविलाइजेशन निकली हुई है। तो इसके क्रिटिक्स भी हैं, इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी है। वो ये कहता है कि लोगोसिलैबिक स्क्रिप्ट और क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग तो चित्र बना बना कर बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लिखावट उनकी चित्राकार है, लेकिन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं है। तो ये एक डिफरेंस बड़ा है। उसके अलावा दूसरा डिफरेंस हम लोगों ने देखा कि वो फायर बेक्ड ब्रिक यूज कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग यहीं पर, वहीं मेसोपोटामिया के लोग सन ड्राइड ब्रिक का यूज कर रहे हैं, तो अलग हो सकते हैं। तो इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा गया क्योंकि यहाँ टिन और कॉपर का मिक्सचर यूज हो रहा है, जिसको ब्रॉन्ज कह रहे हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए कहा गया क्योंकि पहला एक्सकेवेशन हड़प्पा में हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा गया क्योंकि सेंट्रल जोन जो था इस सिविलाइजेशन का इंडस रिवर के चारों तरफ था। घग्गर आकरा सिविलाइजेशन क्यों कहा गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अर्बनाइजेशन घग्गर आकरा में कॉन्सेंट्रेटेड थी। घग्गर आकरा जो नदी, जो विलुप्त प्राय नदी मानी जाती है, ओमिटेड रिवर मानी जाती है, वो उसकी तुलना सरस्वती से की जाती है कि सरस्वती नदी ही रही होगी। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि प्रोटो हड़प्पन पीरियड 3250 से 2650, जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, अब उस प्रोडक्शन को जो एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, अतिरिक्त उत्पाद हो रहा है, अतिरिक्त फसल हो रही है, उसको रखने के लिए उसके व्यापार की भी बात सोचने लगी। तो ट्रेड सेंटर बनने लगे, ट्रेड सेंटर के चारों ओर नगरों का विकास होने लगा, और यही अर्बनाइजेशन देखने को मिला। तो अगर भारत का पहला अर्बनाइजेशन देखा जाए तो यही है। और जब ट्रेड स्टार्ट होगा तो बार्टर सिस्टम धीरे धीरे डिक्लाइन करेगा और करेंसी की बात होने लगेगी। करेंसी के रूप में यहाँ जो देख रहे हैं हम, सील्स देख रहे हैं, मुहरें देख रहे हैं, ठीक है, वो मुहरें दो काम में इस्तेमाल हो रही हैं। एक तो ट्रेड मार्क के रूप में इस्तेमाल हो रही है कि कौन सा किसका माल है, इस बात की जानकारी करने में, और दूसरी हो सकता है करेंसी के रूप में भी इस्तेमाल हो रही हैं। तो मुहरें हम लोग लगे देखा। तो एक मोनेटाइजेशन देखा गया इकॉनमी का, मुद्रीकरण देखा गया इकॉनमी का, अर्थव्यवस्था का मुद्रीकरण देखा गया, और नगरीकरण देखा गया। ये मैच्योर हड़प्पन पीरियड है, और फिर धीरे धीरे वही नगरीकरण समाप्त हो जाएगा
तो हड़प्पा पीरियड डिक्लाइन कर जाएगा। नगरीकरण समाप्त क्यों हुआ? जिस वजह से नगरीकरण हुआ था वो था एग्रीकल्चर का एक्स्ट्रा प्रोड्यूस, और जब एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस कम होने लगेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होने लगेगा, तो नगरीकरण समाप्त हो जाएगा। हम लोगों ने एक्सटेंट देखा था हड़प्पा सिविलाइजेशन का कि ईस्टर्न मोस्ट में मांडा से लेकर, माफ़ कीजिएगा, नदर्न मोस्ट में मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर सदर्न मोस्ट सुदूर दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र, सुदूर पूर्व ईस्टर्न मोस्ट उत्तर प्रदेश के मेरठ के आलमगीरपुर से लेकर वेस्टर्न मोस्ट पश्चिम के सुदूर में सर्दगोई अफगानिस्तान में, वहाँ तक ये एक्सटेंट है इस सिविलाइजेशन का। इस सिविलाइजेशन में हम लोगों ने टाउन प्लानिंग की भी बात की थी कि भाई जो टाउन है, जो शहर हैं, जो सिटी हैं, जो कस्बे हैं इस सिविलाइजेशन में, वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। छोटा हिस्सा जो है वो सिटाडेल कहला रहा है, छोटा हिस्सा सिटाडेल कह रहा है, लेकिन जो कि छोटा हिस्सा है ये ऊंचा हिस्सा है, और इसी ऊंचे हिस्से पर हो सकता है एलीट क्लास रह रहा हो, और जो एक बड़ा हिस्सा है और नीचा हिस्सा है वो अन्य भाग है। ठीक है, तो दो भाग, बड़े पार्ट में डिवाइड है पूरा शहर। ऊंचा हिस्सा जो माउंड है, ठीक है, उसको, जो टीला है उसको सिटाडेल कहा गया। कई जगह सिटाडेल स्टोन के बने हुए, कई जगह सिटाडेल मड के बने हुए, देखेंगे आगे हम लोग। बाकी शहर में जो घर बने हुए हैं वो बड़े मल्टी स्टोरी घर हैं, बड़े घर हैं, मल्टी स्टोरी घर हैं। घरों में वॉशरूम है, घरों में प्राइवेसी कंसर्न का ध्यान रखा गया है। ये कैसे पता लगता है? ये इस हिसाब से पता लगता है कि अगर घर है तो घर का जो मुख्य द्वार है और कोर्ट यार्ड है वो एक सीध में नहीं है, यानी कि कोर्ट यार्ड में अगर कोई बैठा है बाहर से नहीं दिखाई देगा, यानी प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है घरों में। ठीक है, मल्टी स्टोरी घर हैं। कई बार ये भी कहा गया है मल्टी स्टोरी इसलिए क्योंकि जो फ्रीक्वेंट बाढ़ आ रही है, फ्रीक्वेंट फ्लड की कंडीशन है, उससे बचने के लिए लोग ऊपर घर के दूसरे तल पर चले जाते थे, सेकंड फ्लोर पर चले जा रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर चले जा रहे हैं, तो ये देखा गया घरों में। दूसरा, घरों के बाहर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है। दूसरा, घरों के बाहर रोड है और रोड एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रही हैं। तो ये सारी बातें हैं, चेस बोर्ड पैटर्न पर पूरा शहर डेवलप है। इस तरह से सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रही हैं। घर मल्टीपल स्टोरीड है, घर में प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है। ठीक है, घर में वॉशरूम है। ठीक है, घर में कोर्ट यार्ड और मेन गेट एक सीध में नहीं है। और घर जो बना है, जिन ईंटों से बना हुआ है, वो ईंटें एक दूसरे से जोड़ी गई हैं बिटुमिनस का इस्तेमाल करके, और जिप्सम और मोर्टार से जोड़ी गई हैं वो ईंटें। वो वाटर प्रूफ बनाई गई हैं, ये ईंटें वाटर प्रूफ ईंटें हैं, वाटर प्रूफ ब्रिक्स हैं। ठीक है, और हमने शुरुआत में ही बताया है कि ये जो ब्रिक्स हैं ये फायर बेक्ड ब्रिक्स हैं, और पूरे शहर में, इवन जो शहर दूर दूर भी हैं उनमें भी ब्रिक्स का साइज़ ऑलमोस्ट सेम है। तो आगे हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं अगर ब्रिक्स का साइज़ सेम है तो ये मेंशन करता है, ये शो करता है, इस बात को सिद्ध करता है, प्रूफ करता है कि निश्चित रूप से कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी जरूर रही होगी। आखिर कौन डिसाइड कर रहा है इन ब्रिक्स का साइज, कि ब्रिक्स का साइज ये होगा और ब्रिक्स का साइज हर शहर में सेम होगा, या पूरे शहर में ब्रिक्स का साइज सेम होगा, इसी साइज़ की ब्रिक्स यूज की जाएंगी, इसी साइज़ की ईंटें यूज की जाएंगी। इसका मतलब कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो जरूर रही होगी। भले हमको डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिले हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये विचार कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो हमने अलग अलग कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन की बात की थी, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की बात की थी। जैसे शुरुआत हमने की कि पहला एक्सकेवेशन हड़प्पा में हुआ, और 1921 में जॉन मार्शल और डी आर साहनी के नेतृत्व में। उसके बाद 1922 में 1922 में दूसरा एक्सकेवेशन मोहनजोदारो पे हुआ, राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में। और हमने मोहनजोदारो के बारे में काफ़ी कुछ देखा कि भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है, बड़ी साइट है, और इसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ सील, सबसे ज़्यादा मुहरें अगर कहीं मिली हैं तो मोहनजोदारो में मिली हैं। उसके बाद अगर कोई बात होती है तो यहाँ पर पशुपति, सील पर पशुपति की मुद्रा बनी है। कोई लोग कह रहे हैं ये पशुपति शिवा है, प्रोटो शिवा है, शिवा का शुरुआती रूप है, भगवान शिव का शुरुआती रूप है, लेकिन ये यौगिक पोस्चर में बैठा हुआ व्यक्ति भी हो सकता है। और इसके साथ कुछ जानवर हैं जो ये प्रूव कर रहे हैं कि इस सिविलाइजेशन में जानवर कौन कौन से थे। ठीक है, तो उसमें डियर हैं, बफेलो है, वाटर बफेलो, टाइगर है, एलिफेंट है, और राइनो है। ठीक है, गैंडा है, समझ रहे हैं? तो ये कुछ जानवर हैं जो ये शो कर रहे हैं कि इसमें, इस सभ्यता में ग्रेट ग्रेनरी मिली है, अन्नागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार, अन्नागार शहर में एक होते थे। अन्नागार मिला है तो ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट है, कि अधिक सरप्लस हो गया प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सरप्लस हो गया, अधिक उत्पाद हो गया, तो निश्चित रूप से उस समय के लिए अधिक उत्पाद रखा गया है। जब फेमाइन जैसी कंडीशन या उत्पाद जब कम होगा तब लोगों में बांटा जाएगा। जैसे आज का फेयर
प्राइसेस फेयर प्राइस शॉप होती हैं, FPS सिस्टम होता है ना, फेयर प्राइस शॉप होती हैं, उस तरह से मिलता है अनाज। उसी तरह से उस समय भी अन्नागार, उसी तरह स्नानागार जो है, जो ग्रेट बात है, वो कहीं ना कहीं फेस्टिव गैदरिंग, कोई त्यौहार है, कोई विशेष त्यौहार है, कोई विशेष रिचुअल है जिसके लिए उस स्नानागार का यूज़ हो रहा है। और स्नानागार भी ऐसे कि उसमें चेंजिंग रूम बने हुए हैं, ठीक है। तो ये बातें हमको ध्यान रखनी होगी। पशुपति स्टील मिला है। हड़प्पा में हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा जो साइट है वो रिवर रावी के किनारे स्थित है, और यहाँ भी सील्स मिली हैं आपको, मुहरें मिली हैं, लेकिन उतनी मुहरें नहीं मिली हैं। अगर सबसे ज़्यादा मुहरों की बात आए कि सबसे ज़्यादा मुहरें कहाँ मिली हैं, तो मोहनजोदारो वाली साइड पर मिली हैं। कालीबंगन हमने साइड देखी, कालीबंगन घग्गर रिवर के, घग्गर हाकरा, वही सरस्वती रिवर के किनारे की साइट है, और ये साइट थोड़ी पुरानी है, ओल्ड साइट है। और इसी वजह से आप देखोगे कि यहाँ प्लॉट लैंड मिल रहा है, यानी जुते हुए खेत मिल रहे हैं, और जुताई जिससे हो रही है वो प्लॉ किसका है, वुडन प्लॉ है। तो वुडन प्लॉ मिल रहा है यहाँ पर, कहाँ पर, कालीबंगन में। फायर अल्टर मिल रहा है, और कैमल के बोन मिल रहे हैं, ऊँट की हड्डियाँ मिल रही हैं, फायर अल्टर मिल रहा है। और चूँकि पुरानी साइट है तो आप कहोगे कि सिटाडेल जो है यहाँ का मड का है, सिटाडेल जो मड के ब्रिक के बने हैं, ठीक है, मड के ब्रिक के सिटाडेल बने हैं, स्टोन का सिटाडेल नहीं। कैमल की बोन मिली है, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं यहाँ पर, ठीक है, बर्न्ड ब्रिक का यूज़ नहीं हुआ है, ठीक। तो प्री हड़प्पन कल्चर है ये। तो जो आपकी कालीबंगन साइट है वो पुरानी साइट है, प्री हड़प्पन साइट है। यहाँ पर प्लॉट लैंड मिला है, जुते हुए खेत, तो जुते हुए खेत जिस हल से जोते गए हैं वो कैसे हल हैं, वो लकड़ी के हल है, ठीक है। कैमल की बोन मिली है। सिटाडेल जो है वो मड का बना हुआ है, यानी ब्रिक्स जो है यहाँ पर फायर बेक्ड ब्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट साइट है लोथल। लोथल साइट जो है ये रिवर भोगवा के किनारे अवस्थित है, ठीक है, ध्यान देना है। रिवर भोगवा ये पूछा है यूपीएससी में एक बार, आई थिंक 2022 में। रिवर भोगवा के किनारे गुजरात में लोथल। लोथल से एविडेंस मिलता है कि जो इस सभ्यता के लोग थे, सिविलाइजेशन के लोग थे, उनका व्यापार पर्शियन लोगों से था, क्योंकि पर्शियन सील्स मिली हैं यहाँ पर लोथल में। लोथल में आपको राइस के एविडेंस भी मिलेंगे, ठीक है, राइस के एविडेंस और फायर अल्टर वगैरह मिलेगा। वहीं दूसरी साइट है चानहुदारो। चानहुदारो इंडस रिवर के किनारे अवस्थित साइट है, ठीक है। और चानहुदारो एक इंडस्ट्रियल साइट हुआ करती थी, यानी कि इस साइट पर उस तरह का नगर नहीं मिल रहा, उस तरह का आपको शहर नहीं मिलेगा जिस तरह का शहर दूसरे शहर हुआ करते थे। क्योंकि इंडस्ट्रियल साइट है, तो इंडस्ट्री किस चीज़ की है यहाँ पर बैंगल्स की इंडस्ट्री है, बैंगल्स एंड बीट्स की इंडस्ट्री है। गुड़िया, मनका, चूड़ियाँ, इनकी इंडस्ट्री है, ठीक है, बैंगल्स और बीट्स की इंडस्ट्री। जब इंडस्ट्रियल साइट है तो यहाँ शहर उस तरह का नहीं होगा, शहर नहीं होगा तो यहाँ सिटाडेल नहीं होगा, तो कोई सिटाडेल नहीं है, ठीक है। द ओनली सिटी वेयर नो सिटाडेल इज फाउंड। बैंगल्स एंड बीट्स बनने और इंडस्ट्रियल टाउन है, ध्यान रखिएगा। चांद हुदारो साइट की बात हो रही है, और जो ये चांद हुदारो साइट है ना, ये चांद हुदारो साइट इंडस रिवर के किनारे है। एक और इम्पॉर्टेंट साइट की बात हम लोग करेंगे, धौलावीरा। धौलावीरा साइट कच्छ गुजरात में बड़ी यूनिक साइट है। यहाँ का जो सिटाडेल है ना, वो इस जो सिटाडेल है वो स्टोन का बना हुआ सिटाडेल है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास की ये साइट है, स्टोन का बना हुआ सिटाडेल है, बहुत यूनिक। अभी तक हमने बताया कि जो सारे नगर हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हैं, एक सिटाडेल है और एक नॉर्मल। ये वाला जो नगर है धौलावीरा, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये ध्यान रखना है, धौलावीरा 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सिटाडेल स्टोन का बना हुआ। और एक चीज़ और, जैसे आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं, बड़े शहर में जाते हैं, तो देखते हैं कि भाई दिल्ली विकास प्राधिकरण आपका स्वागत करता है, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में, तो देखते हैं कि आप वहाँ पर साइन बोर्ड्स लगे होते हैं। उसी तरह धौलावीरा वाली साइट पर भी साइन बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, और इंडस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, यानी जो इनकी स्क्रिप्ट थी पिक्टोग्राफी के स्क्रिप्ट में, वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछे कि साइन बोर्ड लगा हुआ किस शहर में दिखा है, तो धौलावीरा में। वाटर हार्नेसिंग सिस्टम धौलावीरा का बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये यूपीएससी ने पूछा भी, वाटर हार्नेसिंग सिस्टम। तो ये कुछ हम लोगों ने शहरों की बात देखी, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की बात देखी, कुछ इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स देखे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं, जैसे ग्रेट बाथ, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ आपको हर इंपॉर्टेंट शहर में मिल जाएगा, ग्रेट बाथ। और ग्रेट बाथ जो है, यानी कि विशाल स्नानागार, जो किस लिए हुआ करता था, हमने बताया कि रिचुअल्स, किसी त्यौहार, किसी विशेष समय में की जाने वाली स्नान के लिए हुआ करता होगा। क्योंकि शहर का है, एक विशेष स्नानागार है, बड़ा स्नानागार है, तो किसी विशेष समय के लिए हुआ, किसी विशेष पर्व के लिए हुआ हो सकता हो,
ठीक है। और यहाँ पर चेंजिंग रूम भी है, यानी कपड़े बदलने के लिए स्थान है। और जो ईंटें हैं इस तरह से लगाई गई हैं स्नानागार की ईंटें की वाटर प्रूफ हों। तो बिटुमिनस का इस्तेमाल, मोर्टार का इस्तेमाल बहुत शानदार तरीके से हुआ है। सीढ़ी स्टेयर्स के थ्रू स्नानागार के में नीचे जाने का प्रबंध किया गया है। तो ग्रेट बात शो करता है कि फेस्टिव गैदरिंग होती थी, लोग फेस्टिवल पर एक साथ इकट्ठा होते थे, ठीक है, और रिचुअल्स का फॉलो करते थे। तो यहीं से कहीं ना कहीं रिलीजन की भी बात निकल कर आती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई मंदिर, कोई देवी देवता तो नहीं मिले हैं सीधे जिसको कहा जा सके। हालांकि यौगिक पोस्चर में मुद्रा मिली हुई है, मदर गॉडेस मिली है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कहो कि आइडल वर्शिप होती है क्या, मूर्ति पूजा हो रही थी क्या, तो मुश्किल से आप नहीं कह पाओगे, क्लियरली नहीं कह पाओगे कि मूर्ति पूजा हो रही थी। लेकिन रिलीजन तो ज़रूर था इन लोगों का, कोई ना कोई धर्म में ज़रूर विश्वास करते थे, ठीक है। तभी तो फेस्टिव गैदरिंग हो रही है, तभी तो रिचुअल्स हो रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ग्रेट बात। ग्रेनरी, हमने बताया कि अन्नागार क्या शो करेगा, कहीं पर ग्रेनरी है, विशाल ग्रेनरी है, ग्रेट ग्रेनरी है, तो निश्चित रूप से वो शो करती है कि वेलफेयर स्टेट के बारे में बता रही है कि राज्य जो है कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है, कल्याण के लिए लोगों को सोच रहा है वो राज्य। तो ये ध्यान रखना होगा। दूसरा, ग्रेनरी है तो इसका मतलब सरप्लस प्रोडक्शन भी हो रहा है, ठीक है, अतिरिक्त उपज हो रही है कृषि की, और वो ऐसे समय के लिए रखी गई है जब कोई दिक्कत के सामना करना पड़े। तो अगर कुछ फसलें देखें कि कौन कौन सी फसलें उपजाई जा रही हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ भी फसल, सारी फसलें हैं, वीट है, बार्ले है, जितना आप सोच सकते हैं, इवन कॉटन, ठीक है, सीसमम, पीज, राइस, मटर, है ना, चावल, जौ, गेहूँ, सब कुछ है। वहीं अर्ली वैदिक पीरियड में केवल बार्ले आपको देखने को मिलेगा, केवल जौ मिलेगा। और लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आपको बार्ले, राइस और वीट देखने को मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको लगभग, चाहे दाल हो, चाहे तिलहन हो, चाहे दलहन हो, ठीक है, सब कुछ देखने को मिलेगा। मटर, दाल से लेकर सब सारे एविडेंस मौजूद हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। बर्न्ट ब्रिक के यूज के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे जो आग में जलाई हुई ईंटों का इस्तेमाल इस सिविलाइजेशन में हो रहा था जो मेसोपोटामिया से अलग था। एग्रीकल्चर की बात हमने कर ली है कि कौन कौन सी फसल हो रही है, फसल ज़्यादा हो रही है, इसीलिए तो ये इकॉनमी बड़ी प्रोलिफरेटिंग इकॉनमी है, बड़ी प्रसारित इकॉनमी है, बड़ी अच्छी कंडीशन में इकॉनमी है। जो ग्रेट ग्रेनरी है वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की अच्छी स्थिति को दिखा रही है कि ग्रेट ग्रेनरी। वेलफेयर स्टेट तभी बनेगा जब आपकी अर्थव्यवस्था ठीक होगी, ठीक है, तभी आप वेलफेयर कर पाएंगे लोगों का। तो निश्चित रूप से ग्रेट ग्रेनरी वहाँ की अच्छी इकॉनमी को दिखा रही है, वहाँ का दिखा रही है कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है। क्योंकि ये एरिया ही, ये रीजन ही आप देख रहे हो ना, बड़े शहर सब नदी के किनारे हैं, तो इरीगेशन प्रॉपर है, और अगर इरीगेशन है तो इसका मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, ठीक है। तो इरीगेशन फैसिलिटी प्रॉपर अवेलेबल है, इसलिए एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है यहाँ का। एग्रीकल्चरल टूल हमने देखा कालीबंगन में हमको क्या मिल रहा है, प्लॉट लैंड मिल रहा है, जुते हुए खेत मिल रहा है, जुते हुए खेतों के साथ लकड़ी का वुडन प्लॉ भी मिल रहा है। तो एग्रीकल्चरल टूल्स भी हुआ करते थे यहाँ पर। इरीगेशन के लिए आप देख ही रहे हो कि नदियों के किनारे शहर है, तो ये सारे इरिगेशन के लिए। कॉटन का अर्लीस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को, और यही कारण है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को सिंडन कहा गया। और कई बार कहा जाता है कि सिंडन शब्द ही धीरे 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 बदलते हुए इंडियन बदल गया, है ना। सिंध के लोगों को सिंडन कहते हैं, कई बार इससे जोड़ के देखा जाता है, जोड़ तोड़ के, तो सिंडन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात हम लोग करते हैं कि क्या कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी था, तो हमने बताया ना कि अब सीधे एविडेंस तो नहीं, डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है कि कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। जैसे अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड में सभा, समिति, ठीक है, ये सब मिल रहा था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, कोई एविडेंस नहीं। लेकिन एक ही साइज की ब्रिक, इतने दूर दूर शहर हैं, सेम साइज की ब्रिक इस्तेमाल हो रही है। इतने बड़े शहर हैं उसमें सेम साइज की ब्रिक इस्तेमाल हो रही है लगभग, ठीक है। ब्रिक बनाने की टेक्नोलॉजी लगभग सेम है, वेट एंड मेजर लगभग सेम तरह का इस्तेमाल हो रहा है, मुहरें लगभग सेम तरह की इस्तेमाल हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो अथॉरिटी रहा होगा, कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी जरूर रहा होगा, कोई ना कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जरूर रहा होगा। इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि सिटाडेल पर ग्रेट असेंबली हॉल है। क्यों है? कोई ना कोई स्थिति रह रही होगी, कोई ना कोई ऐसा समय जरूर आता होगा जब उस सिटाडेल पर लोग इकट्ठा होते रहेंगे, उस असेंबली हॉल में लोग इकट्ठा होते रहेंगे। तो ये ज़रूर शो करता है कि सिटाडेल है, यहाँ पर सिटाडेल पर असेंबली हॉल है, सेम साइज के ब्रिक्स हैं, वेट एंड मेजर सेम तरह के हैं। तो ये ज़रूर शो करता है कि कहीं ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी ज़रूर रही होगी जो आप देख पा रहे हो, ठीक है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस हमने देखा कि
ग्रेट बात है, ये कहीं ना कहीं रिलीजन को शो कर रहा है, ठीक है। उसी तरह शिवा, पशुपति शिवा मोहर में आपको दिख रहे हैं। उसी तरह एक टॉर्सो, रेड कलर का टॉर्सो मिला है। उसी तरह एक बियर्डेड प्रीस्ट मिला है मोहनजोदारो में, ठीक। मोहनजोदारो में बियर्डेड प्रीस्ट मिला है, मतलब दाढ़ी वाले एक किंग आप कह सकते हो कि किंग, प्रीस्ट किंग मिले हुए हैं ना, पुजारी राजा जिसको कह रहे हैं, प्रीस्ट किंग मिले हुए हैं। उसी तरह की लाड़ धड़ वाले एक किंग मिले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये किंग हैं कि ये कोई ईश्वर हैं या फिर कोई जो भी हैं, आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं रिलीजन से जुड़ा। पीपल बड़ा इंपॉर्टेंट वृक्ष है इन लोगों का, ठीक है। ये एनिमिज्म और टोटेज्म में बिलीव करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, ठीक है। फैलस वर्शिपर है, लिंग पूजक है, लिंग की प्रतिकृतियाँ मिली हुई हैं, फैलस की प्रतिकृतियाँ मिली हुई हैं, तो लिंग पूजक है। प्रोटोशिवा दिख रहे हैं आपको, ठीक है, यौगिक पोस्चर में बैठे हुए। डांसिंग गर्ल हो सकता हो, मदर गॉडेस हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना, एम्यूलेट, ताबीज मिले हुए हैं, ठीक है। जो ग्रेवयार्ड्स मिले हैं जिसमें दफनाया गया है लोगों को, उसके साथ साथ उसके जो ग्रेवयार्ड्स हैं उसमें कुछ ऐसे सामान हैं जो ये शो करते हैं कि ये जो व्यक्ति मर गया है उसके साथ भी कुछ सामान रखा जा रहा है, कि कहीं लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव कर रहे हैं ये लोग। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये शो करती हैं कि ये लोग रिलीजियस लोग रहे होंगे, लेकिन टोटेइज्म, तंत्रवाद में बिलीव करने वाले लोग रहे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। देखिए एम्यूलेट, ताबीज मिली हुई, ग्रेट बात है। तो ये सारी चीज़ें। अब लास्ट बात आ जाते हैं कि आखिर कैसे ये डिक्लाइन कर गई ये सिविलाइजेशन, कैसे डिक्लाइन कर गई। ट्रेड का देख लेते हैं, ट्रेड कैसे हुआ था। मेसोपोटामिया से ट्रेड हो रहा था, पर्शियन सील मिली है, ये प्रूव करती हैं कि ट्रेड हो रहा है। इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर हो रहा है, हमारे यहाँ पर्शियन सील, हमारी सील कहीं बाहर मिली है। और अगर आपको एग्जांपल देना हो तो कुछ रिकॉर्ड्स हैं, जैसे दिलमुन, दिलमुन जो पोर्ट आज का बहरीन में है, उसी तरह मकान पोस्ट जो मकरान कोस्ट है, तो दिलमुन, बहरीन, ये सारे कोस्ट जो हैं। उसी तरह मेसोपोटामियन सिटीज़ उर्क किश निपुर, उर्क किश निपुर, यहाँ पर हमारी सील्स मिली हैं। उसी तरह हमारे यहाँ लोथल में पर्शियन सील्स मिली हुई हैं। लोथल में हमने बताया था ना, पर्शियन सील्स मिली हुई है। तो ये शो करती हैं कि ट्रेड था, ठीक है। तो ये ट्रेड की बात हो गई, बार्टर सिस्टम नहीं था, ट्रेड था। हड़प्पन स्क्रिप्ट कैसी थी हमने पहले ही बता दिया। स्क्रिप्ट लोगो सिलेबिक थी, यानी वो पिक्चर बनाकर किसी बात को कह रहे थे, ठीक है। और अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाई है लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट, ठीक। और ये लिखते किधर से किधर थे, ये लिखते थे दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ, या फिर बाएं से दाहिने, मतलब ये दोनों तरफ लिखते थे। आप या तो इधर से इधर लिखेंगे या तो इधर से इधर लिखेंगे। इस तरह की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट थी वो इस तरह से, इस तरह लिखी जा रही थी, इस तरह से। इसको कहते हैं बोस्ट्रोफेडॉन, ठीक है। तो बोस्ट्रोफेडॉन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हो रहा था, ध्यान रखिए। लिपि, लिपि जो होती है वो लिखने का तरीका होता है, तो बोस्ट्रोफेडॉन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हो रहा था। ये हड़प्पन स्क्रिप्ट हुआ करती थी। अब ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे कर गई। अचानक से कोई सिविलाइजेशन ख़त्म नहीं हो जाती कि आज आया, बम गिरा, बम फटा, ख़त्म सिविलाइजेशन, इस तरह का कुछ नहीं हुआ। ग्रेजुअल डिक्लिनेशन हुआ होगा, ग्रेजुअल डिक्लाइन हुई होगी सिर्फ। फ्रीक्वेंट फ्लड आया होगा, फ्रीक्वेंट फेमाइन आया होगा, है ना, बार बार बाढ़ आई होगी, बार बार सूखा पड़ा, ऐसा कुछ कंडीशन जरूर हुआ। क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, ठीक है। या फिर जिस जोन में ये लोग रह रहे हैं, अगर आप देखो तो ये जोन 4 और 5 वाला क्षेत्र है अर्थक्वेक वाला, तो अर्थक्वेक मल्टीपल या फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आने की वजह से भी सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गई होगी, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हुई होंगी, या फ्रीक्वेंट फ्लड्स आए होंगे, फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स आए होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी क्लाइमेटिक गतिविधियाँ हुई हैं जिनसे, या जियोलॉजिकल गतिविधियाँ हुई हैं जिनकी वजह से ये सभ्यता डिक्लाइन कर गई। तो पहला तो ये, दूसरा कह रहे हैं, दूसरा, पहला तो प्राकृतिक कारण है डिक्लाइन करने का। दूसरा जो कारण है वो कारण कैसा है, दूसरा जो कारण है वो आपको मिलता है वैदिक पीरियड से कनेक्शन। वैदिक पीरियड से क्या कनेक्शन है, वैदिक पीरियड में ऋग्वेद में एक जगह लिखा है हरियूपिया, ठीक है, और इंद्र का आक्रमण, ठीक। तो कह रहे हैं एक व्यक्ति है इंद्र, इंद्र को कहा जा रहा है ये फोर्ट ब्रेकर है, फोर्ट ब्रेकर है, यानी कि जो तहस नहस कर देता है, किलों को तहस नहस करने वाला व्यक्ति आता है और काफ़ी लोगों को मारता है, जिससे काफ़ी लोग मारे जाते हैं और एक सभ्यता समाप्त हो जाती है। तो फोर्ट ब्रेकर इंद्र को कहा गया है, और हरियूपिया शब्द यूज हुआ है, तो इसको कहा जा रहा है कि कहीं हड़प्पा के लिए तो नहीं हरियूपिया। तो दूसरी थ्योरी ये है कि इंद्र के आक्रमण से ये सभ्यता समाप्त हुई। एक और थ्योरी है, तो पहली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड थ्योरी हो गई, जोग्राफिकल जियोलॉजिकल रीजन हो गए, दूसरा मतलब पहला नेचुरल रीजन हो गया, दूसरा अटैक वाला रीजन हो गया, है ना। और तीसरा रीजन जो है, जो सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग रीजन है,
कह रहे हैं ये सभ्यता धीरे धीरे डिक्लाइन करती गई क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम होने लगा। जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम होने लगेगा तो ट्रेड सेंटर्स जो है वो डिक्लाइन करने लगेंगे, ट्रेड सेंटर छोटे होने लगेंगे। ट्रेड सेंटर जब छोटे होने लगेंगे तो शहर भी समाप्त होने लगेंगे और फिर वही शहर चालकोलिथिक वाली कंडीशन में पहुंच जाएंगे। तो ये 3 हैं और सबसे कन्विंसिंग ये है, और हो सकता हो इन सब का मिला जुला रूप हुआ हो कि फ्रीक्वेंट ड्रॉट आया हो या फ्रीक्वेंट फ्लड आया हो, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ भी हुई हो, हरियुपिया वाला अटैक भी हुआ हो और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी कम हुआ। तो इन सब के एक मिश्रित एक्शन की वजह से भी ये सभ्यता डिक्लाइन कर सकती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वैदिक पीरियड पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।